पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राबड़ी देवी का बंगला बन सकता है सम्मान और राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई का जरिया। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना का एक अन्य मार्ग बिहार की सत्ता का प्रतीक माना जाता है। यही वह जगह है जहां से मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं और जहां रहना सत्ता के शीर्ष पद की पहचान है। लेकिन 2014 में इस सरकारी पते ने राजनीति की बड़ी कहानी लिखी, तब जब मुख्यमंत्री बदल गया। लेकिन बंगला बदलने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं रही। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले पर कि आखिर 2014-15 में सीएम आवास एक अन्य मार्ग को लेकर नीतीश कुमार और जितिन राम मांझी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक अन्य मार्ग को लेकर नीतीश कुमार और जितिन राम मांझी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था, सच बात है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस मिलना उसी राजनीतिक परंपरा की नई कड़ी है। उन्हें कभी मुख्यमंत्री रहते यह आवास मिला था, आज उन्हें सरकार की तरफ से नया पता 39 हार्डिंग रोड दिया जा रहा है, जिसमें जाने को तैयार नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ दी थी और 17 मई 2014 को उन्होंने जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद उन्होंने यह भी उसके बाद जितिन राम मांझी रहने लगे मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि नीतीश कुमार ने खाली कर दिया मुख्यमंत्री पद से हटने के तुरंत बाद एक अन्य मार्ग वाला आवास। उनका मानना था कि जिस पद पर नहीं हूँ उस पद की सुविधा नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक संदेश और छवि दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन ये नीतीश कुमार से ही उम्मीद की जा सकती है। 20 मई को मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद नीतीश कुमार ने बंगला भी छोड़ दिया। तो वैसे राबड़ी देवी भी छोड़ सकती थी, लेकिन राबड़ी देवी कह रही नहीं भाई, ये बंगला तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने जो मिसाल पेश किया उस पर न तो जितिन राम मांझी चले और न ही राबड़ी देवी चलने को तैयार है। सर, लेकिन सवाल ये है कि लेकिन इस बंगले को लेकर ही जितिन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने आ गए थे। हाँ बिल्कुल, मांझी खुद को सिर्फ नाम मात्र का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र सत्ता प्रमुख साबित करना चाहते थे। उनको रबर स्टाम्प कहा जा रहा था मुख्यमंत्री बनने के बावजूद। तो चाहते थे कि नहीं भाई, हम फुल फॉर्म वाला मुख्यमंत्री दिखें। और जेडीयू के अंदर माना जाता था कि सरकार की असली बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है। यहीं से तनाव शुरू हुआ और जितिन राम मांझी ने अलग राह पकड़ ली। जेडीयू विधायकों और गठबंधन की गुटबंदी के बीच नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर दी और मांझी को विश्वास मत साबित करने का न्योता मिला। लेकिन मतदान से पहले ही 20 फरवरी 2015 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लालू यादव तैयार नहीं थे उनका साथ देने के लिए। वर्ष 2015 में नीतीश ने वापसी का ऐलान किया और 9 फरवरी को जितिन राम मांझी को जेडीयू से निकाल दिया गया। जब कुछ समय बाद राजनीतिक समीकरण बदलकर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटे तो बंगला खाली करने का मुद्दा फिर से गरमाया गया। जितिन राम मांझी ने तुरंत बंगला छोड़ने को तैयार नहीं हुए और मामला समान बनाम अधिकार की लड़ाई में बदल गया। तो जो जितिन राम मांझी ने किया था वही राबड़ी देवी कर रही हैं और समान और राजनीतिक अधिकार की लड़ाई में तब्दील हो गया है राबड़ी देवी का ये बंगला। सर, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर नीतीश कुमार और मांझी के बीच लड़ाई क्यों हुई? बंगले को लेकर फरवरी 2015 में स्थिति ऐसी बन गई थी कि 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने फिर से शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। उनकी सरकार बनी। ऐसे में जितिन राम मांझी को पद तो छोड़ना ही पड़ा, लेकिन वो बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे और उनको बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, तो उसका पालन नहीं कर रहे थे वो। मांझी का कहना था कि मैं मुख्यमंत्री था और मुझे सम्मान के साथ समय दिया जाना चाहिए बंगला खाली करने के लिए। और यह विवाद इतना बढ़ा कि सिर्फ सरकारी आदेश ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। जितिन राम मांझी ने बंगला नहीं छोड़ा, सरकार और उनके बीच खींचतान चलती रही और पुलिस तैनात हुई, अधिकारियों ने चेतावनी दी। आखिरकार कई दौर की बातचीत और सरकारी दबाव पर मांझी ने बंगला छोड़ा। तो 22 जून 2015 को करीब 4 महीने बाद जितिन राम मांझी ने एक अन्य मार्ग खाली किया नीतीश कुमार के लिए। अब देखना है कि राबड़ी देवी को भी 6 महीने का वक्त है और अभी भी 6 महीना वो रख सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद भी नहीं छोड़ेंगी तो उसी तरह का विवाद होगा, क्योंकि अब तो सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि ये सरकार तो बंगला खाली कराएगी, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। और मंगनी लाल मंडल कह रहे हैं कि राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी, आपको सामान फेंकवाना है उनका फेंकवा दीजिए, उनको जबरन घर से बाहर निकालना है निकाल दीजिए। तो मुझे लगता है कि वहीं
प्रकरण दोहराया जाने वाला है। सर, तो मतलब बंगला विवाद जो है वह सत्ता सम्मान और राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई बन गई है, और अब राबड़ी देवी के बंगले का क्या होगा? आज जब राबड़ी देवी के बंगले पर विवाद बढ़ रहा है तो आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। मंगली लाल मंडल ने कहा ना कि अपमानित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और तब यह सवाल फिर उभर कर सामने आ रहा है कि क्या बिहार में सत्ता सिर्फ मैंडेट से चलती है या पते से भी चलती है। मैंने पते का भी बड़ा अहमियत है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस न्यायिक फैसले ने आज राबड़ी देवी के बंगले को खतरे में डाल दिया है या उस बंगले से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है, उसकी पहल उनके बेटे तेजस्वी यादव ने ही की थी। पहले भी मैंने बताया आपको कि उस समय वे सिस्टम सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन आज वही सिस्टम उनके परिवार के द्वार पर नोटिस बनकर खड़ा है कि अब खाली करो बंगला। तो तेजस्वी यादव कोर्ट में गए थे। पहले नियम बनाया था नीतीश कुमार ने कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला आजीवन मिलेगा, लेकिन जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने फिक्स कर दिया कि 2019 के पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो 2015 के पहले ही तो राबड़ी देवी थी या लालू यादव थे, तो अब वो अधिकार से वंचित हो गए। अगर नहीं कोर्ट जाते तो शायद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से राबड़ी देवी बंगले में रहती और लालू यादव को भी बंगला मिल सकता था। तो सर, मतलब साफ है कि बंगला सिर्फ अब ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, सत्ता की पहचान बन गई। बिल्कुल। अब ये कन्ने मार्ग का नाम जैसे ही आता है आपके जहन में पता चलता है अरे भाई सीएम आवास की बात हो रही है। उसी तरह से 10 नंबर बंगले की बात आती है जब, तो राबड़ी देवी और लालू आवास की झलक मिलती है। तो बिहार की राजनीति में बंगले सिर्फ सरकारी संपत्ति नहीं है, वे सत्ता और प्रतिष्ठा और राजनीतिक पहचान के प्रतीक बन चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी तक का पूरा किस्सा यही दिखाता है कि बंगला सिर्फ ईंट पत्थर या सरकारी संपत्ति नहीं होता, यह सत्ता, पहचान और राजनीतिक अधिकार का प्रतीक बन गया है। इसलिए हर बार जब सत्ता बदलती है तो दीवारों के भीतर सिर्फ फर्नीचर नहीं, इतिहास और राजनीति भी बदलती रहती है। और माननीयों को दिल से तकलीफ होती है जब बंगला खाली करना पड़ता है। आज राबड़ी देवी को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन भाई सरकारी जो नियम है, जीतन राम मांझी को भी तो खाली करना ही पड़ा एक अन्य मार्ग। नीतीश कुमार को फिर मिला वो बंगला। उसी तरह से राबड़ी देवी जिद पर भले अड़ी रहे, लेकिन उनको आज न कल तो बंगला खाली करना ही पड़ेगा। वैसे उनका अपना बंगला, अपनी कोठी बनकर तैयार है, बहुत आलीशान है। और मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर बंगले के मेंटेनेंस का काम, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बहुत जल्द लालू राबड़ी अपने उसी बंगले में जाएंगे, क्योंकि आरजेडी ने साफ कर दिया है। आरजेडी के कुछ नेताओं ने सलाह दी थी लालू जी को कि नीतीश कुमार को फ़ोन करिए। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, उनको समझ में नहीं आता है कैसे बंगला खाली नहीं कराया जाता है। तो लालू यादव ने दिल पर ले लिया है, राबड़ी देवी ने भी दिल पर ले लिया है, तो बंगला तो खाली करेंगे नहीं मन से। जबरन खाली कराया जाएगा तो दूसरे सरकारी बंगले में जाएंगी नहीं राबड़ी देवी, अपने इसी जो नई कोठी है उसी में जाएंगी, और उस कोठी को हम तो दिखा भी चुके हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि आखिर राबड़ी देवी अपना बंगला कब तक खाली करती है और अगला कदम उनका क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।